तो आपके सामने दिख रहा होगा, ये सीपीयू है और ये ब्लैक पिस्टेड है। ठीक है, तो सीपीयू है, ब्लैक पेस्टेड है। ब्लैक पेस्टेड आईसी पे जो हम काम करते हैं वो नॉर्मल आईसी जो नॉन पेस्टेड होता है उसके अनुपात में ये डिफरेंस होता है, क्योंकि उसको आप ट्विजर से उठा सकते हैं, बट इस आईसी को आप ट्विजर से नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये आईसी साइड में ही नहीं पैक होता है बल्कि पूरा अंदर तक ग्लू इसमें गया हुआ रहता है। कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि सर कंपनी इसको क्यों ग्लू डालता है, तो कुछ लोग के मन में ये सवाल रहता है कि सर पानी से बचने के लिए दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। जहां तक हमारा मानना है कि कंपनी इसलिए इस चीज को ग्लू को डालती है ताकि इसकी हार्डवेयर जो है हम ना कर सकें, इसको हम रिप्लेस ना कर सकें, रिपेयर ना कर सकें, रिबॉल ना कर सकें, जिससे उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ नहीं बन पाएगा, बदले में हम दूसरी फोन को खरीदेंगे। इसीलिए फोन की आईसी को पेस्टेड किया जाता है। पुराने आप फोन को देखते होंगे, अभी के मुकाबले पुरानी फोन तो वहां कम से कम पेस्टेड ऐसी हुआ करता था, मैक्सिमम नॉन पेस्टेड ही ऐसी हुआ करता था। लेकिन अब के जनरेशन में आप देखिए 90% आपको पेस्टेड आईसी वाले ही फोन मिलेंगे। बस कुछ ही पर है 10%, 5% जो नॉन पेस्टेड में आईसी अब आ रहा है। अब सारे के सारे पेस्टेड आईसी आ रहा है। तो पेस्टेड आईसी आने की वजह से ऐसा नहीं है कि हमारा काम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, हम कर सकते हैं, बल्कि नॉन पेस्टेड के अनुपात में हमें यहाँ ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो इस पे हमें सील्ड हटाना पड़ेगा। तो सील्ड को आप चाहें तो कटर से काट के भी निकाल सकते हैं, और अगर फुल सील्ड है, पूरी पैक सील्ड है, तो कटर को वहां काम नहीं करेगा, आपको हीट मार के निकालना पड़ेगा। तो हीट मार के जब हमें सीपीयू को निकालना ही है तो हम सील को हीट मार के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत अगर आईसी में हीट लग भी गई तो मुझे तो आईसी ऑफ कोर्स बाहर करनी ही है। तो सील्ड को निकालने के लिए 320-25 का हम हीट देंगे, और 3.0 से लेकर के 4.5 तक का एयर देंगे। हल्का सा चाहे तो पेस्ट आप सील्ड के बगल में थोड़ी सी डाल सकते हैं, हल्का सा, जिससे कि आपका जो सील्ड है वो जल्दी छूटेगा। और जो 11 नंबर ब्लेड होता है, उस 11 नंबर ब्लेड से भी सील्ड के चारों तरफ हल्का हल्का सा आप स्क्रैच मार सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होता है कि सील्ड जल्दी से छोड़ता है बोर्ड से। हाँ जी। सर इनके स्पेशल ब्लेड भी तो आते हैं कुछ। स्पेशल ब्लेड? संतोष सर पीपीडी भी लगा सकते हैं क्या सील्ड के नीचे? पीपीडी देने की जरूरत नहीं पड़ता है, हल्का सा 11 नंबर ब्लेड से स्क्रैच मार दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, हमारा सील्ड बाहर आ चुका है। हीट मार के हमने निकाला। अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कि जितने भी इधर आईसी है, इसके बीच में जितने भी कंपोनेंट्स है बगल के, सभी कंपोनेंट्स पे ग्लू पकड़ा हुआ है ये। तो साइड ग्लू को अगर हम नहीं कट करेंगे तो हमारा कंपोनेंट्स जो है वो आईसी के साथ साथ बाहर निकल जाएगा। इसीलिए साइड ग्लू को कट करना अनिवार्य है। तो साइड ग्लू को कट करने के लिए काफी अलग अलग टाइप के ब्लेड आते हैं, जिसमें से ये भी एक नंबर है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, 2 चोंच वाली। इसकी मदद से हम इस ग्लू को कट करते हैं। ठीक है, इस ब्लेड के द्वारा। ध्यान रहे, यहाँ समझने का चीज ये है
कि जब हम इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो इस ब्लेड को बहुत ज्यादा नीचे की ओर दबाना नहीं होता है। अगर बहुत ज्यादा नीचे की ओर आप दबाइएगा तो ये नीचे से प्रिंट काटते हुए आगे बढ़ जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि इसको बहुत ज्यादा नीचे दबाना नहीं है, नहीं तो हमारे प्रिंट कट जाएंगे। इसीलिए इसको सॉफ्टली ही निकालने हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि अभी इसी कंडीशन में इसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारा जो आईसी के आसपास के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे हैं, और बाद में जब आप आईसी निकाल लेते हैं तो उस वक्त ये कैसा है। क्योंकि आपके काम करने के दरमियान कोई भी कंपोनेंट्स निकलना नहीं चाहिए, और अगर निकल भी जाता है तो आपको पता चल जाएगा। नहीं आप फोटो लेंगे, बैकअप नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा, जिस वजह से आप आईसी तो निकाल के रिवॉल्व करके लगा देंगे बट सेट में फॉल्ट आ जाएगा कि वो काम नहीं करेगा। आप सोचोगे कि यार इतनी मेहनत किया, सक्सेस नहीं हुए। तो सक्सेस इसलिए नहीं हुए कि आपने उसका बैकअप नहीं लिया। चाहे हम सॉफ्टवेयर का काम करें या हार्डवेयर का, बैकअप लेना हर जगह जरूरी है। तो अब हम इसका ग्लू को कट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ग्लू कट करने के लिए जो टेम्परेचर लेंगे वो 250 का, 200 से लेकर के 250 का टेम्परेचर में हम ग्लू को कट करेंगे। चाहे व्हाइट पेस्टेड हो या ब्लैक। ब्लैक पेस्टेड मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि व्हाइट पेस्टेड के अनुपात में ब्लैक पेस्टेड ज्यादा जिद्दी होता है और ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए अगर आप ब्लैक पेस्टेड कर लेंगे तो व्हाइट पेस्टेड आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और सैमसंग दोनों में की व्हाइट सेम पेस्टेड टेम्परेचर। थोड़ा दिक्कत होता है। हाँ जी। सैमसंग की व्हाइट पेस्टेड जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो ये M30 A30 इन सभी पे जो दिया हुआ रहता है हाँ। उतना ज्यादा तो हार्ड नहीं है, बट मैं फिर भी अगर होगा बोर्ड तो मैं दिखा दूंगा, उतना मुश्किल नहीं है वो, इसके अनुपात में वो आसानी है। मशीन कौन सी तो होनी चाहिए सर? हाँ जी, मशीन कौन सी होनी चाहिए इसके लिए? एसएमडी मशीन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही मशीन होनी चाहिए, कोई अलग मशीन की जरूरत नहीं है। तो वो ये 1400 रुपए वाली नकली वाली जो आती है जिसमें मुट्ठे में हवा और हीट होती है, उससे तो काम हो जाता है देखिए ना? देखिए बात 1400-1500 रुपए की भी है। थोड़ा सा हमारे टूल्स की क्वालिटी भी अच्छे रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो टेम्परेचर दे रहे हैं अपनी एसएमडी मशीन से, आपने सेट किया 250, पता चला वो आउटपुट कर रहा है 300, 350, तो उतनी देरी में तो आईसी का बॉल फट जाएगा ना। तो हमें थोड़ी सी क्वालिटी को भी मेंटेन करने हैं। ठीक है, और रही बात कि आप, ये भी नहीं है कि 1500-1600 वाली से नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप पहले उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए कि क्या वो 250 पे सेट करते हैं तो 250 ही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो आप बोलोगे कि सर वो मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो टेम्परेचर डिटेक्शन के लिए भी मार्केट में बहुत सारे औजार हैं, हीट को डायग्नोस करने के लिए, पहचानने के लिए कि वो आप, एक वो भी है। दूसरा है पीपीडी मेथड से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 138 या 183 का पीपीडी को ले लीजिए टिश्यू पेपर के एक पन्ने पे, और वो 183 है तो मात्र उसमें हम 50 टेम्परेचर को ऐड कर देंगे, यानी कि 230 या 220 या 200 ही, और उस पीपीडी पे डायरेक्ट मारेंगे तो वो पीपीडी अगर मेल्ट हो जाता है 10 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड में, तो आपका टेम्परेचर ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर गड़बड़ है। और है कि आपने जैसे ही पीपीडी पे दिया, देने के साथ ही मेल्ट कर दिया तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा वक्त लगना चाहिए मेल्ट होने में, 15 सेकेंड का। तो इस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं एसएमडी को। तो चलिए, एसएमडी को 250 पे सेट करना है और ग्लू को कट करना है। तो यहाँ देखिए ये कंपोनेंट्स पे ग्लू कितनी ज्यादा मात्रा में है। इसको पहले हम हल्का सा गर्म कर रहे हैं और कट करेंगे। और ध्यान रखिए अपने हाथ को हल्का सा ढीला रखिए। इससे क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि ब्लेड नीचे फंसेगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमारा ब्लेड जो है नीचे फंसा हुआ है, हमको ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्लू क्लीन हो गया है ना, कंपोनेंट्स के बगल से ग्लू एकदम प्रॉपर क्लीन हो गया। अब यहाँ दूसरी साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब इधर है दो रेजिस्टेंस, यहाँ पे है एक कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस। तो इधर भी हम पहले हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद यहाँ से इसे साफ करेंगे।
वीडियो रुक गया है, नहीं दिख रहा है सर। रुक गया वीडियो सर। क्या हुआ, वीडियो रुक गया है? अरे वीडियो से क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर का नेट में कोई इशू है भाई, अभी आ जाएंगे। फिर प्रोसेस तो क्लियर नहीं होगा ना भाई। फिर से करवाएंगे। हाँ हाँ ओके ओके भाई ओके। पैसे का तुम्हारे रिश्तेदार है का बार बार करेंगे। अरे भैया पैसा ले रहा है, काहे नहीं करेंगे, दिखाएंगे। एक बार पेज एक बार ना समझ में आएगा, 10 बार समझ में आएगा, समझाएंगे। अरे भाई संतोष सर है ना, अपना टॉपिक क्लियर करते हैं, कहीं भी नहीं छोड़ते भाई। दोबारा दिखाएंगे वो आपको। ओके हमारा नेट चला गया था, इसीलिए बीच में हम कट ऑफ हो गए। नो प्रॉब्लम, क्योंकि नेट तो हमारे हाथ का चीज है नहीं, कभी भी आएंगे जाएंगे। अभी हमारा आवाज सही है? हाँ ठीक है सर। ओके 1 सेकेंड। चलो 2000 टका और पंखा से दिलवा छे, तब छोड़ दी काम। आदत तो आदमी से देखो ना, बहुत साफ हो जाए। आवाज मिल रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके ठीक है। ओके तो देखिए इधर का हमारा ग्लू क्लीन हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए नीचे बचा हुआ है, अब नीचे का भी देखिए आसानी से क्लीन हो जाएगा ये ब्लेड के द्वारा 250 की टेम्परेचर कैसे पे। हुआ सर, समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया तो अभी है, अभी ऐसा नहीं क्लीन हो गया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आपको ग्लू दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ग्लू दिख रहा है आपको आईसी में, देखिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दिखाई दे रहा है। अब ये ग्लू कैसे साफ होता है, तो एसएमडी को 250 की टेम्परेचर पे रखेंगे। छोटे कैमरे में देखिए आपको एसएमडी का मूवमेंट पता चलेगा, मैंने एसएमडी दे दिया है। अब यहाँ इसको थोड़ी देर गर्म करने के बाद, 10 सेकेंड गर्म करने के बाद इस ब्लेड के जरिए इसको देखिए कट करेंगे। देखिए कट हो रहा है, देखिए यहां से निकला ग्लू कि नहीं निकला। मतलब आईसी के चारों तरफ से कट करेंगे ऐसे ही। बिल्कुल एकदम चारों तरफ से। अब देखिए ये लास्ट हिस्सा इसका बचा हुआ है, इधर वाला साइड मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए सर ये साइड ब्लेड थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है क्या? हाँ हाँ फ्लेक्सिबल रहता है। अब इधर से हम इस प्लेट को चलाएंगे, अब इधर वाला हमारा देखिए ग्लू निकल गया है ना। यानी कि इस ब्लेड के जरिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लेड के जरिए
इसका नोक देखिए कैसा है, इसको नीचे की तरफ ज्यादा झुका के नहीं दबाना है, और इसके जरिए हम इसको हल्का गर्म करते हैं और यहाँ इसको चलाते हैं। ये क्या करता है, उस ग्लू को अपनी नोक में फंसाते हुए काटते हुए आगे निकल जाता है ना। इस तरीके से हम चारों तरफ से इसकी ग्लू को कट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा चारों तरफ से देखिए ग्लू कट हो चुका है, कहीं पे भी अब ग्लू नहीं है, क्योंकि इसको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि अगर ग्लू रह गए तो आप ग्लू रहते भर में अगर आईसी को निकालेंगे तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी कंपोनेंट्स है वो सारा कंपोनेंट्स बाहर आ जाएगा। तो फिर तो आप और भी परेशान हो जाएंगे कि यार एक काम में हमारे 10 काम और इसमें बढ़ गए, अब कौन कंपोनेंट्स कहाँ का था ये भी टेंशन। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि सावधानी से काम करेंगे, कोई भी गलती नहीं होगा। अब हम लेंगे इसके बाद दूसरा ब्लेड। ठीक है, ये है स्क्रैपर ब्लेड जिससे हम पीपीडी लगाते हैं। ठीक है, ये ब्लेड लेंगे, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं और इस ब्लेड को आईसी के नीचे इंसर्ट करेंगे आईसी को उठाने के लिए, क्योंकि ये कोई हमारा नॉन पेस्टेड आईसी नहीं है कि ट्विजर से उठेगा। ये आईसी को उठाने के लिए हम किसी भी एक साइड से ब्लेड को इस तरह से इंसर्ट करेंगे और इतना मात्रा में अंदर ले जाएंगे, कम से कम इसके इतनी अंदर। ठीक है, अंदर ले जाने के बाद ब्लेड को इस तरह से उठा देंगे, जैसे वॉल्यूम कैसे अप करते हैं या डाउन करते हैं, इस तरह से इसको उठा देंगे तो हमारा आईसी क्या होगा, उठ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लेड लेंगे। ये ब्लेड हर एक साइज में अवेलेबल रहता है, मैं दिखा देता हूं आपको। सर प्रॉब्लम तब आती है जब कंपोनेंट इसके आईसी के चारों तरफ रहते हैं, जगह नहीं मिलती ब्लेड लगाने की। मैं दिखाता हूं ना, तो यहाँ देखिए इस ब्लेड को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको शायद क्लियरली नजर थोड़ा बहुत आ रहा होगा कि यहाँ देखिए हर टाइप का ब्लेड है। अगर बहुत स्पेस है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, कम है तो इसका कीजिए। जैसे जैसे स्पेस कम है तो इसमें हर टाइप का ब्लेड दिया गया है। यानी कि ये देखिए बहुत पतली है ब्लेड, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसमें ब्लेड दिया गया है। मैं क्लियर करता हूं कि आप थोड़ा देख लें इस चीज को। नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है? अब देखिए दिख यहाँ रहा पे है। देखिए और भी पतली ब्लेड है, ये वाली देखिए एकदम और भी पतला है। उसके बाद ये भी है, ये भी पतला है। तो जैसा आपको अंदर में स्पेस मिल रहा है आसपास में, उस हिसाब से आप इस ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दो सबसे चौड़ी ब्लेड है, सबसे ज्यादा चौड़ा ब्लेड है ये। एक ब्लेड इससे मैंने देखिए इतनी पतली ब्लेड मैंने निकाल के रखा है, ये वाली। तो ये जो सबसे चौड़ा, माइक बंद कीजिए कितनी बार मैं बताऊं। तो ये जो जब आप सबसे सेट खरीदोगे उसमें सारा आएगा, आपको A to Z सारा सब आएगा, मिलेंगे। टोटल आ जाएगा। जैसा परेशान आप मत हो। अपने, हाँ, जैसा आप अपने काम के अनुसार देखेंगे कि मुझे यहाँ पे इस टाइप की ब्लेड की रिक्वायरमेंट है, उस टाइप का आप इसमें से निकाल करके लगा सकते हैं। सारा यहाँ देखिए इमेज भी दिया गया है कि कौन सा जैसा स्पेस है वैसा आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दो एक्स्ट्रा ब्लेड दिए जाते हैं हाईलाइटेड करके, एक यहाँ एक यहाँ एक ये ब्लेड इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इस ब्लेड का जो कितने में मिल जाती है सर मार्केट में? ये 500-600 रुपए का आता है। IMAX 20 in 1 है ये, 20 in 1 यानी 20 ब्लेड रहते हैं इसमें। दो इसमें एक्स्ट्रा ब्लेड देता है कंपनी। ये ब्लेड जो होता है इस ब्लेड के मुकाबले काफी मजबूत होता है ये दोनों ब्लेड। ये मजबूती इसमें इसलिए देता है ताकि आप ग्लू वगैरह साफ करते हैं तो ब्लेड लपना नहीं चाहिए, हार्डनेस रहनी चाहिए, इसलिए ये दो ब्लेड इसमें एक्स्ट्रा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये ब्लेड है पतली, बहुत ज्यादा ये चौड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सर स्पेस, तो देखिए हमारे पास काफी स्पेस है। इधर भी हमारे पास स्पेस है ब्लेड को इंसर्ट करने के लिए, इधर भी मेरे पास काफी ज्यादा स्पेस है, इधर से हम ब्लेड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इधर भी स्पेस है। और अगर मान लिया जाए कि स्पेस नहीं मिल रहा है, सपोज दैट कि आप, मान लिया जाए कि आप आईफोन में काम कर रहे हैं, आईफोन का आपने वीडियो वगैरह देखा होगा, सपोज दैट आप आईफोन में काम कर रहे हैं, वहां स्पेस नहीं मिलता है
तो हम यहाँ से अगर 1 और 2 कॉइल को निकाल दें तो क्या मुझे यहाँ स्पेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, मैं यही बात कर रहा था, कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे हमें उस केस में ना। बस, अरे देखिए, आप एक टेक्नीशियन है ना, टेक्नीशियन का मतलब ही होता है टेक्निक, कि टेक्निक लगाना पड़ेगा मुझे। मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार बैठे नहीं है कि भाई जगह है तो ही मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जगह बना लेना है, बल्कि जो 2 कंपोनेंट्स हम निकाले हैं उसको सावधानी से कहीं पे चिपका देना है। अगर खोने का डर है तो उसको निगेटिव में कहीं पे चिपका दीजिए, ये जो निगेटिव लाइन है किसी में चिपका दीजिए, वो सटा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ठीक है, तो हमें जगह रास्ते बना लेने हैं, उसके बाद ब्लेड इंसर्ट करना है। तो चलिए, हमारा यहाँ तक काम क्लियर है। अब हम इस आईसी को रिमूव करेंगे। काफी ध्यान से समझिएगा कि ब्लैक पेस्टेड आईसी है, और इसको रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा प्रिंट टूटेगा। ये पहले ही समझ लीजिए, कुछ ना कुछ प्रिंट टूटेगा ही, चाहे वर्किंग हो या एनसी प्रिंट हो। एनसी और वर्किंग तो आप लोग समझते हैं, एनसी मींस नॉट कनेक्टेड यानी फॉल्स प्रिंट, और वर्किंग मींस हमारे वर्किंग ट्रैक्स। तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक थोड़ी बहुत हल्की सी होंगे ही, और हल्के फुल्के ट्रैक जाएंगे ही जाएंगे। इसीलिए ट्रैक जाएंगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस ट्रैक को आप बना सकते हैं। तो चलिए, इसको अब हम निकालते हैं। पेशेंस से निकालें तो फिर ट्रैक नहीं खराब होते हैं, मैंने कई बार हाँ हाँ, निकाला है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते बच हैं जाते खराब। हैं सर। वो थोड़ा देखिए, पेशेंस रखना पड़ता है। मैं कह इसलिए रहा हूं कि ट्रैक निकलेंगे और वो रिपेयर हो जाएंगे, ताकि आप काम करें तो आपको ये ना हो कि अरे मैं सर पकड़ लिया, हमारी काम नहीं हो पाए, ट्रैक निकल गए। घबराने की जरूरत नहीं है, निकल भी गए तो वो बनेंगे, और 1 ही 2 बार आपसे ट्रैक निकलेंगे, तिबारा चौबारा नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको अनुमान हो जाएगा कि शुरुआती मैंने कम हीट दे दिया, सेकेंड बार में मैंने हीट बढ़ाया तो एयर कम कर दिया, आपको आइडिया आ जाएगा। सर ये उसका सोल्यूशन क्या है, फिर हम बनाएंगे कैसे उसको? गाना ट्रैक खत्म हुआ 2 घंटे में भी ट्रैक बनाएंगे कैसे फिर? लाइव वीडियो देख रहा है माइक ये माइक बंद बैटरी कीजिए। सारी ना पीछे माइक बंद करो, तुम लोग बच्चे हो क्या? तुम लोग को समझ में नहीं आता सर? इतने बार बार बोलते हैं, तुम लोग माइक ऑन कर देते हो यार। ये भी रह के देख रहे हैं उसकी क्लास चल रहा है। देखिए, अभी किन्हीं ने बताया कि ट्रैक बनेंगे कैसे, तो बिल्कुल बनेंगे। माइक बंद कीजिए। ट्रैक बिल्कुल बनेंगे, 100% बन जाते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इस टॉपिक को हम कवर कर लें, उसके बाद वो भी बताएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आईसी का नोज मार्क किधर है ये आपको ध्यान में देख लेना है। तो नोज मार्क इसका मुझे मालूम है, नहीं भी मालूम मुझे रहेगा तो हम इसके डिजाइन के अनुसार नोज मार्क की पता कर लेंगे कि किधर इसका नोज मार्क रहता है। क्योंकि इसके जो नीचे की डिजाइन होते हैं वो थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है। ऐसे इसका नोज मार्क इधर है, इस कोने में। ठीक है, यहाँ पे इसका नोज मार्क है। फोटो तो लेना ही है सर, उसको नहीं कंपोनेंट मिसिंग हो गए तो पता नहीं लगेगी। हाँ जी, फोटो में तो आ ही जाएगा सर। हाँ, फोटो में आ जाएंगे। तो अब इसका आईसी निकालने के लिए सीपीयू है, तो हो सके तो बड़ी वाली नोजल का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे अभी आप फ्रेशर हैं, नए काम कर रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है, तो आप बड़ी वाली जो नोजल है आपके एसएमडी में वो वाला लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि ये ज्यादा एरिया रहता है तो आपके ये हीटिंग जल्दी हो पाएगा और आसानी से निकलेगा। मिडिल से भी निकलता है, नो प्रॉब्लम है, निकल जाता है। फिर भी मैं आपके सुविधा के लिए बता दिया कि अगर हो सके तो बिग साइज आप नोजल लगा सकते हैं, पहला। दूसरा चीज, इसको निकालने के लिए हम 330 से 340 मैक्सिमम 350 का टेम्परेचर रखेंगे, 350 मैक्सिमम। और हमारा 35 सेकेंड तक में आईसी निकल जानी चाहिए। ठीक है, 35 सेकेंड तक में 340 350 की टेम्परेचर, 35 सेकेंड्स, और एयर हमारा होगा 4.0। 4.5 भी कर सकते हैं, सीपीयू है, बड़ी एरिया है और हमारा मिडिल नोजल है, तो हम थोड़ा सा एयर को बढ़ा करके रखेंगे। चलिए, तो अब हम इसको गर्म करना चालू कर दिए हैं, और इसको पहले गर्म करेंगे, गर्म होने देंगे प्रॉपर अच्छी तरीके से, हड़बड़ाएंगे नहीं। और फिर साइड से हम ब्लेड इंसर्ट करेंगे, देखेंगे हमारा ब्लेड आराम से अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
बताइए कितना सेकंड हुआ, बोलेंगे? 40 सेकंड तक हुआ सर। 40 चला गया। ठीक है, देखिए हमारा ऐसी निकल गया। 35 तक में करना है बट 40 चला गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। इतने में कोई नुकसान आपकी नहीं होंगे, क्योंकि 5 सेकंड 7 सेकंड का 19-20 रहता है। नहीं, अगर 40 सेकंड में नहीं निकला सर तो इतना कितने जल्दी देर कैसे तक निकलेगा, उसका कितने सेकंड टेम्परेचर में रोकेंगे निकाला? बाद में? सर एसी वोल्टेज का सप्लाई कितना मिलना चाहिए सर सॉकेट में? सॉकेट यानी आपके एसएमडी को? नहीं, एसएमडी को जो करंट मिलेगा सॉकेट से, यानी कि आपकी बिजली से आपके एसएमडी को कितना हाँ वोल्ट हाँ चाहिए यस कम से कम? जी जी, वही जी मैं कह जी रहा हाँ हूँ। सर। देखिए 220 वोल्ट तो रिक्वायरमेंट होते हैं, बट 200 तक मिल जाए तो आराम से काम हो जाएंगे। 230 से लेके 250 तक अच्छा रहता है। ठीक है, लेकिन 200 तक हो जाए। कि सर जो सेकंड का इशू है वो तो वोल्टेज पर भी डिपेंड है ना। देखिए अब एगो बात बात तो फिर वही आ गई ना कि गाड़ी माइलेज तभी देगी जब शुद्ध पेट्रोल होगा, है ना? अब जी जी उसमें अगर हमने थोड़ी बहुत मिलावट कर दी तो माइलेज मुझे कहाँ से मिलेंगे? दैट मीन्स वही चीज हो गई ना, बात तो बराबर ही हो गया। मतलब 220 पर 35-40 सेकंड में होना चाहिए। जी 220 आपको मिलनी चाहिए, और अगर 200 भी है तो आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे कम है तो फिर आपको थोड़ी सी टेम्परेचर एसएमडी की बढ़ा के रखनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने 340 बोला या 350 बोला, आपके तरफ वोल्टेज की बहुत ज्यादा इशू है, कम है, 170 ही रहते हैं, 190 रहते हैं, कभी 180 रहते हैं, तो फिर आपको 360 पे एसएमडी को रखना पड़ेगा, 365 पे जी भी ओके रखना पड़ सकता है। ओके सर ओके। चलिए, तो हमारा यहाँ क्या है कि आईसी निकल चुका है, और देखते हैं कि हमारा कितना प्रिंट का नुकसान हुआ है। तो अभी मुझे नुकसान नहीं पता चलेगा, जब तक हम ग्लू को क्लीन करेंगे तब मुझे नुकसान का पता चलेगा। तो ग्लू क्लीन करने के लिए इस पे पहले हम थोड़ा सा पीपीटी डालेंगे 138 का, क्योंकि पीपीटी डालेंगे तभी ये ग्लू हम इसको निकाल पाएंगे, नहीं तो इसका टेम्परेचर गर्म से लो थोड़ा हो जाएगा, तभी ये ग्लू भी आसानी से निकलेंगे, नहीं तो ग्लू निकलने में हमें बहुत परेशानी होगी। तो इसके लिए हल्का सा इस सर पे एसएमडी पीपीटी कौन सा यूज कर रहे हैं सर आप? मैं दिखा देता हूँ एसएमडी कौन सा चला रहा हूँ। हमारे एसएमडी से निकल ही नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पीपीटी दे दिया। अब इसका टेम्परेचर को हम करेंगे लो। माइक बंद कर लीजिए। तो चलिए इसको अब हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। माइक, कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना माइक पे ध्यान दीजिए, जिनका भी माइक ऑन है। तो सर ये 12 वोल्ट का सोल्डर मैक्स का वो भी चलेगा ना इसमें? ये सोल्डिंग हम जो है अभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये छोटा वाला बीट का है, डीसी सोल्डिंग आयरन, जो आप लोगों के पास होगा मैक्स गोल्ड वगैरह, ये वही है। लेकिन हमारे 12 पास, वोल्ट का नहीं चलता सर, ठीक 12 है, वोल्ट का बेकार रहता है, वो हीट ही नहीं करेगा सर सोलर को।
अब इसको कॉटन से साफ कर लेंगे। सर कॉटन को थिनर उनर कुछ मारना पड़ता है क्या? नहीं बिल्कुल मारना बिल्कुल, थिनर में भिगा करके। अच्छा, थिनर भी देगा। कॉटन से साफ करने का मतलब ही हुआ कि कॉटन को लिक्विड में भिगा लेना है। देखिए, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे ग्लू बचा हुआ है, कहाँ ग्लू निकल गया है ना। यहाँ देखिए, ये सभी एरिया अभी भी ग्लू बचा हुआ है, साइड से पूरा बचा हुआ है, ऊपर से बचा हुआ है। अब इस बचे हुए ग्लू को साफ करेंगे। माइक बंद कीजिए। तो अब हम इसको कर लेंगे जूम, क्योंकि जूम करके ही ये क्लीन होगा। अगर हम जूम, आवाज नहीं आ रहा आपका, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, जी सर, सुन रहे। आप कह रहे हैं शायद ग्लू रिमूवर से भी ग्लू हटेगा। तो ग्लू रिमूवर का मतलब होता है, ग्लू रिमूवर लिक्विड आता है मैकेनिक का, ठीक है, शायद आप उसके बारे में कह रहे हैं। तो ग्लू रिमूवर लिक्विड मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए नहीं करता क्योंकि जब हम उसको आईसी पे डालते हैं तो वो आसपास की जो प्रिंट की लेयर है, उस प्रिंट की लेयर को वो गला देता है। जैसे आप साइड साइड में ये देखिए, प्रिंट जो गया है सीपीयू एमएमसी के बीच में, ये पतली पतली ट्रैक्स, इसके ऊपर में जो लेयर है, ब्लैक लेयर है, ग्रीन लेयर है, उसको वो खत्म कर देता है, जला देता है। तो उससे हमारे मदरबोर्ड की जो लाइफ है वो तुरंत ही नुकसान में हो जाते हैं। अगर वहां गलती से सोल्डिंग सटा तो सारा प्रिंट आपस में सटने लगेगा, इसीलिए उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। अब हम फिर से एसएमडी को लाएंगे 250 की टेम्परेचर पे दोबारा, और यहाँ जो बचे खुचे ग्लू है उसको साफ करना है। तो यहाँ देखिए, जो भी बचा हुआ ग्लू है, अब वो धीरे धीरे हम इसको पहले गर्म करेंगे और इसी ब्लेड की मदद से उसे साफ करेंगे। देखिए निकल रहा है ग्लू। बहुत ज्यादा ठोकर नहीं लगाना है, जैसे जैसे आपका प्रिंट गर्म होगा ये ग्लू ऑटोमेटिक यहाँ से निकलेगा। दिखाई दे रहा है आपको? सर डी सोल्डर वायर लिया क्या? कुछ क्या लिया सर आपने अभी? ये ब्लेड है, स्क्रैपर ब्लेड, जिसको मैंने आईसी के नीचे अभी इंसर्ट किया था, ये वही ब्लेड है। अच्छा, अरे ग्लू हटाते टाइम हम थोड़ा सा फ्लेक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं? नहीं, अभी टेम्परेचर डाउन है नहीं इसका, इसलिए फ्लक्स देने की जरूरत नहीं है। फ्लक्स देंगे जब हम इस पे डिसोल्डर वायर चलाएंगे ना, तब फ्लक्स देंगे। सर एयर कितना रखा आपने अभी? एयर 3.0। अभी अरे रेट वही रहेगा ना 250। जी जी, इसमें सेकंड नहीं होता कि कितने सेकंड में निकालें, अगला नीचे नुकसान ना करे। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें टेम्परेचर कम रहता है ना।
मेरे 250 तक यूज करो, कोई मुश्किल नहीं, कितना भी टाइम। नहीं, कम से कम 1.5 मिनट तक इसको हम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें जो भी मोटी लेयर थी वो हमारा निकल चुका है। अब इस पे हम चलाएंगे डिसोल्डर वायर। ठीक है, अब हम इस पे चलाएंगे डिसोल्डर वायर। चलिए, तो अब ले लेते हैं डिसोल्डर वायर। माइक बंद कीजिए। सर जिसके समझ में नहीं आ रही है माइक बंद करने के लिए आप कितनी बार बोल रहे हो, उसे ग्रुप से निकाल नहीं सकते आप? निकाल लो। अब नेक्स्ट हम लिए हैं डिसोल्डर वायर। अब इस डिसोल्डर वायर की मदद से यहाँ जो हल्की फुल्की ग्लू बचे हुए हैं उसको साफ करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे डिसोल्डर वायर पे। काव्य आप, हमको लग रहा है सोल्ड्राम यूज कर रहे हैं इसमें ना? क्या चाहिए? काव्य आप सोल्ड्राम यूज कर रहे हैं इसमें ना, बड़ी वाली? डिसोल्डर वायर? नहीं, कहिया क्या बोलते हैं इसको? सोल्डर आयरन की बात कर रहे हैं ये, सोल्डर आयरन। डिसीजन के लिए रोजन सर हमने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि जो नाइफ वाली बीट नहीं होती है उससे साफ करते हैं ग्लू वगैरह को, क्या वो सही नहीं है क्या? देखिए, जो नाइफ वाली बीट है ना, वो मैं दिखाता हूँ, है हमारे पास भी। ठीक है, वो सभी चीज है कि जब आप इस तरह से काम को कर लेते हैं, आपके पास एक अच्छा अनुभव धीरे धीरे होने लगता है, फिर आप उसके तरफ मूव हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आप उसी से काम करेंगे तो आप मदरबोर्ड को कब नीचे से कुड़ेत देंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। पहले आपको इसकी भावनाओं को समझना होता है। पहले हम इजी ट्रिक फॉलो करते हैं, फिर आप उस काम को पिकअपली निकालने के लिए दूसरी भी बिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कि आपके लिए सबसे आसान है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हमारे सारे प्रिंट्स आ गए हैं। माइक बंद कर लीजिए। अब मैं यहाँ लिक्विड डाल करके आपको दिखाता हूं कि ग्लू है या निकल गए। देखिए, प्रिंट दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? देखिए, प्रिंट दिख रहा है नीचे, सारे प्रिंट्स दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ग्लू है या निकल गया? हाँ जो ठीक है, कैपेसिटर साइड में थोड़ा सा कम है सर। हाँ जी, कैपेसिटर साइड में कुछ नजर आ रहा है। हाँ तो उतनी लंबी हमारी ऐसी थोड़ी ना है, जहां तक हम ब्लेड चलाए थे वहीं तक ना हमको ग्लू को साफ करना है।
जैसे कि एक कॉर्नर को लेके चलेंगे, जैसे देखिए ये अपना कॉर्नर है, यहाँ तक तो हमारा ग्लू क्लियर है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ तक ही हमें ग्लू को साफ करने हैं ना, हमको आगे से अब कोई लेना देना नहीं है। ऊपर भी आप जाएंगे तो ये देखिए हमारा लाइनिंग है, इसके अंदर ही हमारा आईसी होता है, इससे बाहर नहीं जाता है। यहाँ भी देखेंगे तो इससे हमारा अंदर ही आईसी होता है, तो इसलिए हमारा चारों तरफ से ये ओके है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का फुल्का जमाव है, ये भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए हमारा सारा प्रिंट्स एकदम प्रॉपर आ गया अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ दिखाते हैं कि कुछ प्रिंट आपको लगेगा कि शॉर्ट कर गया है। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, इसको हम अब जूम में ले लेते हैं जहां आपको डॉट दिख रहा है। अब इस प्रिंट को अब आप देखिए, तो आपको तो लगता है कि ये शॉर्ट कर गया है ना, शॉर्ट कर गया ये। नहीं, तो ये शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये दोनों बॉल अंदर से एक ही है। देखिए अब ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये दोनों बॉल अंदर से एक ही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसको अलग कर सकते हैं, अलग मीन्स डिवाइड कर सकते हैं इस पे यूवी ग्लू गिरा करके। तो इस तरह से एक प्रिंट और एक वहां हमारा है, और एक प्रिंट देखते हैं कहीं और है उस टाइप का जो जुड़ा हुआ है। तो एक प्रिंट हमारा देखिए यहाँ टूटा हुआ है, एक प्रिंट आपको दिखेगा कि यहाँ देखिए टूटा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। सिग्नल है, इससे मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रिंट हमारा डैमेज है। पूरी आईसी के प्रोसीजर में एक प्रिंट अपना डैमेज हुआ है, बाद बाकी सब सही है। तो इस एक प्रिंट को हम बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये प्रिंट अब नहीं है, यहाँ टूट गया है तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से चेक कर लेना है, पूरी अच्छी तरह से मुआयना कर लेना है। तो बाद बाकी अब हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है एक प्रिंट का, तो उसको बनाएंगे। बाद बाकी हमारा परफेक्ट है, कहीं पे कोई गंदगी भी नहीं है। तो ये हमारा देखिए कितना अच्छा चमक है पूरी आईसी में। पूरा आईसी हमारा फ्लैट है, यानी कि क्लीन है। एक यहाँ पे है दो प्रिंट्स, तो ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, इसीलिए इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी आप अगर बोलेंगे कि इसको भी अलग कैसे करेंगे, तो आप अलग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा, हाँ जी सर, वो सर कैसे करेंगे? जैसे ये प्रिंट शॉर्ट हो गया है, जुड़ गया है साथ में। वो साथ में नहीं जुड़ा, अंदर से उसकी ट्रैक एक ही है। एक ही है ट्रैक? हाँ ठीक है सर। तो अगर तो सर निकाल साइड में करना हो, अलग अलग करना हो, तो फिर कैसे हम कर सकते हैं इसको? हाँ, जैसे वो अंदर से एक ही है, लेकिन फिर भी आप उसको चाहते हैं कि डिवाइड करने के लिए, तो वो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको काट करके डिवाइड करेंगे, उसके बीच में जो स्किन रहता है ना, उस स्किन को बनाना पड़ेगा। उसके बीच में जो स्किन रहते हैं, वो स्किन को बनाना पड़ता है। अगर सर ना भी बनाए तो कोई बात? कोई इशू नहीं है, एकदम कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका डिटेक्शन बन जाएगा। ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ जी सर, दो प्रिंटर अलग अलग रहेंगे। हाँ हाँ, तो वो जो अटैच होने के बाद वो अलग कर सकते हैं क्या? अरे वो तो जैसे आप डिसोल्डर सटाएंगे वो अलग हो जाएगा जी। जो अलग अलग रास्ते के हैं ना, वो कभी भी आपस में शॉर्ट नहीं होता है, कभी नहीं शॉर्ट होता है। भले जब तक आप सोल्डिंग चलाते हैं तो रांगा का ढेर लग करके वो शॉर्ट हो जाता है, लेकिन जब आप उस पर डिसोल्डर वायर चलाएंगे वो तुरंत अलग हो जाएगा। जी। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं आईसी की तरफ, और इसका भी हम पहले टेम्परेचर डाउन करेंगे। टेम्परेचर डाउन करने के बाद इसका ग्लू हटाएंगे, क्योंकि जो
ग्लू है, इसमें पूरा ग्लू भरा पड़ा है, क्योंकि बोर्ड में ग्लू कम रहा था, ज्यादा ग्लू इसी के साथ आया बोर्ड से निकल करके। माइक की नहीं कौन है, माइक बंद कर लीजिए। अब देखिए आपको ग्लू एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा कि इसमें कितना ज्यादा अभी ग्लू भरा पड़ा है। अब इस ग्लू को हम उसी स्क्रैपर ब्लेड की मदद से साफ करेंगे। ठीक है, अब फिर से हम आएंगे 250 की टेम्परेचर एंड 4.0 का एयर, 5.0 एयर भी यहाँ दे सकते हैं। देखिए इसका किस तरह से ये ग्लू बाहर निकल रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? हमारी आवाज तो मिल रही है? जी सर, जी सर। हाँ सर, मिल रही। हाँ, मुझे भी बार बार पूछना पड़ता है कि हो न हो नेट चला गया हो और मैं काम कर रहा हूँ। सर अगर ये आईसी से कोई प्रिंट उड़ जाए तो उसको फिर हम कैसे बना सकते हैं? सेम तरीका है, जो तरीका हमारा बोर्ड पे लागू होता है वही प्रिंट पे भी लागू होता है। सर मैंने कल एक वो तारा था, टेस्टेड आईसी था, वो तारा था, उसमें से खुल गए 2-3 से, तो इसलिए पूछ रहा था। ठीक है, बता देंगे। बता रहे हैं। हम ये कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर का बचा हुआ है, अब इधर को हम साफ कर लेंगे। सर ये ग्लू के साथ बॉल भी निकल रहा है क्या? बॉल पे जो पीपीडी है वो निकलेगा ना। एक्स्ट्रा जो बॉल होता है ना वो तो निकलेगा ना, ऊपर में जो है। ठीक है, अब देखिए इस आईसी को, अभी ये कैसा था, अब कैसा आपको देखने में लग रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीजर हुआ है इसमें कि अब आपको फिर से लेना है डिसोल्डर वायर, और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगो लेना है, रोजिन में। और रोजिन में भिगोने के बाद इस पे हम अब डिसोल्डर वायर चलाएंगे।
माइक बंद करो इन यार। लोगों को कितना भी समझा, ये नहीं समझेंगे बुद्धि के हीरे लग अपने अपने माइक चालू रखेंगे सब। सब्जी खरीद रहे हैं ना मार्केट में, इसलिए। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारा देश महान। क्योंकि कितनी बार समझा चुके हैं हम आप, लेकिन क्या बताएं, समझ में क्यों नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो डिसोल्डर वायर चलाने के बाद इसको हम फाइनली कॉटन के थ्रू अब साफ कर रहे हैं। हमको लग रहा है सर इसमें कुछ बल्ब चमक नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो है आपके सामने है। क्या है? जो है आपके सामने है। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से कि हमारा जो ग्लू है वो निकल चुका है। अब इस पे ग्लू नहीं है, जो ब्लैक ग्लू था वो निकल चुका है, क्योंकि अब आप इसमें देख रहे हैं ग्रीन लेयर। देखिए ये क्या है, ये प्रॉपर इसका क्या है, ये ग्रीन लेयर है ना, ये ग्रीन लेयर है। और देखिए कहीं भी हमारा छिलाया नहीं है। ऐसी छिलाने का मतलब है जो इसके नीचे से जो कॉपर बाहर आ जाते हैं, वो कॉपर बाहर नहीं आया है, जिसको कहते हैं स्क्रैच। यहाँ जो आप देखेंगे ये स्क्रैच नहीं है, ये एकदम माइनर सा है। लेकिन एक होता है कि अंदर चला जाता है हमारा ब्लेड और इसके अंदर की जो कॉपर है वो बाहर दिखने लगते हैं, जिसमें कि हमारा रांगा चिपक जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा देखिए ग्लू प्रॉपर यहाँ से निकल चुका है। अब रही बात कि कुछ प्रिंट हमारे हाईलाइटेड नहीं है। अगर हमारे प्रिंट्स हाईलाइटेड नहीं रहेंगे, कुछ सारी प्रिंट्स अगर हाईलाइटेड नहीं रहेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की देखिए कुछ सारी 10-12 प्रिंट्स हैं, साइड में भी, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे आपका बॉल बनेगा ही नहीं। आप रिवॉल्विंग कीजिएगा, वहां बॉल नहीं बनेगा। कितनी बार भी रिवॉल्व कीजिएगा, अलग से बॉल दीजिएगा, नहीं बनेगा। क्योंकि वहां की जो लेयर है, उस लेयर में जब हम ब्लेड चलाए तो जो हमारे ब्लैक ग्लू थे वहां अपना एक स्किन बना दिया, जिस वजह से वहां रांगा अब पकड़ेगा नहीं जल्दी। तो वहां रांगा पकड़ाने के लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर है, उसको कीजिएगा, रांगा वहां पकड़ लेगा। इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन हो जाना। तो उसके लिए करना क्या है, हल्का सा लेना है पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट, पीपीडी नहीं, फ्लक्स पेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा दिया, और थोड़ा सा लेंगे पीपीडी। अब कौन सा पीपीडी लेना है, तो 138 नहीं लीजिएगा, अब 183 लीजिए। क्योंकि अगर उसको पे पीपीडी रह भी गया तो हम उस पे रिवॉल्व कर सकें दोबारा, हमें एक्स्ट्रा बॉल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक्स्ट्रा हमें अलग से उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो बॉल रहेगा वो इसी पे रह ही जाएगा और उसी पे हम रिबॉलिंग कर लेंगे। तो इस पे अभी मैंने दिया है 183 पीपीडी, 138 हमने नहीं दिया, क्योंकि हम इसको सोल्डिंग आयरन से डिसोल्डर नहीं भी करेंगे, डिसोल्डर वायर से, तो इसी पे हम बॉल बना सकते हैं। ठीक है, अब सोल्डिंग आयरन की पतली बीट रहनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो प्रिंट हाईलाइटेड नहीं हुआ है वहां तक हमारी सोल्डिंग आयरन पहुंच सके। और हम इसको थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप देख सकें कि जो प्रिंट हमारा बंद है वो कैसे जगता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैसे हमारा प्रिंट बन रहा है, जो जी प्रिंट सर। मरा हुआ था। उस पे जैसे ही हमारा सोल्डिंग का नोक जाएगा, और नोक को दबाना नहीं है, बस वहां हल्का सा जानी चाहिए नोक।
अब देखिए आगे सारे बॉल्स या नहीं आए, आगे। जी सर। ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर जो है यानी फर्स्ट इसका रहेगा सर, पीपीडी लगा के पहले क्लीन करो, उसके बाद इसका ग्लू हटाओ, ग्लू हटाने के बाद फिर से क्लीन करके फिर उसके बाद में फिर पीपीडी में पेस्ट। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर है वो अभी आपने देखा। अगर आप प्रोसीजर भूल भी गए हैं तो आपके पास इसकी वीडियो है, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आप इसकी पूरी प्रोसीजर को कर लेंगे। हमारा आईसी नेट एंड क्लीन हो गया। अब इस आईसी को हम डिसोल्डर वायर से ना भी साफ करें, स्टेंसिल के नीचे इसको रख करके हम डायरेक्ट रिवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे हमारी हल्की हल्की बॉल है वहां पीपीडी थोड़ा कम जाएगा, जहां बिल्कुल बॉल नहीं है वहां पीपीडी थोड़ा ज्यादा जाएगा, और हमारा ये परफेक्ट रिवॉल्विंग में बरोबर सारे बॉल आ जाएंगे। तो रिवॉल्विंग से पहले ये कोई रूल नहीं है कि हमें डिसोल्डर वायर से पूरी बॉल को साफ करके ही रिवॉल्व करने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो बॉल के ऊपर भी बॉल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ नन्हे नन्हे बॉल बन चुके हैं सोल्डिंग आयरन की नोक से। अब हम इस पे कंप्लीट बॉल की साइज को लाने के लिए स्टेंसिल के नीचे रख करके रिवॉल्व कर लेंगे। और दूसरी फायदा ये भी है कि इसमें नन्हे नन्हे बॉल्स बने हुए हैं, तो जब हम इस पे स्टेंसिल रखेंगे तो हमारा आईसी खिसकेगा नहीं, एक बार में आपके साइज आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको दिखाएंगे जो हमारा एक प्रिंट टूट गया है उस प्रिंट को किस तरह से बॉल में तब्दील करते हैं, और जो दो प्रिंट आपस में सट गए हैं उसको किस तरह से अलग करते हैं। तो कल का क्लास रहेगा आपका माइक्रो जंपर एंड यूवी मास्किंग। सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। 4-5 दिन हो गए हैं मुझे ओप्पो F7 पड़ा हुआ है मेरे पास, उसको प्रोग्रामिंग वगैरह की हुई है, फिर भी फोन नहीं चल रहा, ओनली एक मरतबा वाइब्रेट कर रहा है। क्या होता है? एक मरतबा वाइब्रेट कर रहा है, फोन ऑन नहीं हो रहा, बूट अप नहीं हो रहा। अच्छा, ओप्पो की F7 है और उसको आप ऑन करते हैं तो सिर्फ वाइब्रेट मार के बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है। शुरू में उसमें क्या दिक्कत था और आपने क्या किया? आफ्टर फ्लैश डेड हुआ था सर, टीसीएस आया हुआ है मेरे पास, किसी बंदे ने टीसीएस करके भेजा है, उसने फ्लैश किया तो डेड हो गया था। मैंने EasyJet से चेक किया तो उसमें कंज्यूम वगैरह नहीं था, फिर भी फॉर्मेट लगा के उसका डंप रीड करके लगा दिया, सिक्योरिटी लगा दी, उसके बाद फुल फ्लैश किया, फिर भी ऑन नहीं हुआ। डिफरेंट फाइल्स काफी फाइलें मैंने लगाई हैं, ओल्ड न्यू तकरीबन 8 फाइलें जो है ना डाउनलोड कर चुका हूँ। ट्राई करके देखिए कहीं कुछ मिस्टेक हो। बिल्कुल ट्राई करके देखा है, और आज एक और दूसरा सेट आया हुआ है ओप्पो F7, वो भी उसकी बेड हेल्थ थी, उसको बेड हेल्थ ओके कर दी मैंने, रिपार्टीशन बना दी, फिर भी वो भी ऑन नहीं हो रहा। 2 पड़े हुए हैं ओप्पो F7 मेरे पास, और एक कल आया था, एक 5 दिन पहले था। ठीक है, जो अभी आपके पास लेटेस्ट आया उसमें भी जो है पहले वो लोगो पे था या पहले वो डेड था, जो अभी आजकल में आया जो जिसमें 90% कंज्यूम था? 90% कंज्यूम वो अपने ही शेयर का आया था, वो दूसरा बंदा लेके आया था, उसने बोला कि फ्लैश किया तो डेड हो गया। मैंने कहा देखता हूँ, जेटेक्स से मैंने उसको जो ना कंज्यूम हटा दिया। जी जी। और जो जिस समय वो लेकर के आया था तो वो फोन बंद था, या फिर वो अगला ने उस पे कोई काम कर दिया था फ्लैश करके? फ्लैश किया था बस, उसके बाद डेड हो गया था, उसके मुझे पकड़ा दिया उसने। अपने शहर का है, 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि अगर फ्लैश करने के बाद जब हमारा फोन बंद पड़ जाता है तो जो उसकी जो बूटिंग रहते हैं, जो उसकी फाइल्स रहते हैं, जो उसका बूटिंग सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। बूटिंग सिस्टम चेंज हो जाने के बाद वो किसी भी दूसरे फाइल से जल्दी बूटअप नहीं होता है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ता है डंप फाइल की। किसी भी टेस्टेड फोन या वर्किंग फोन जो अनलॉकिंग के लिए आता है, अगर उससे हम 256 या 512 MB का डंप निकाल लेते हैं, वो डंप अगर हम उस पर पहले राइट कर दें, और वो डंप राइट करने के बाद जो हमारा लेटेस्ट फाइल से एक वर्जन कम फाइल होता है उस फाइल को हम राइट करें तो हमारा काम बन जाता है। और ये भी है कि आपके पास UEFI बॉक्स है क्या? UEFI है आपके पास? अजीम मेहर जी? नहीं सर, UEFI नहीं है, EasyJet है।
इजी जेटेक है, ठीक है, इजी जेटेक भी है तो ठीक है, लेकिन अगर यूएफआई हो तो एक बार आप उसमें नैन टेस्ट कीजिए आईसी का। स्मार्ट रिपोर्ट मारा था मैंने, ओके बता रहा है। स्मार्ट रिपोर्ट नहीं सर, नैन टेस्ट, नैन टेस्ट। अच्छा, पुराने जो सेटअप में होता है नैन टेस्ट। हाँ, या अगर यूएफआई है आपके पास तो यूएफआई में है नैन टेस्ट, आप एक बार नैन टेस्ट कीजिए। दोनों फोन जो आपके पास पड़े हुए हैं, पुराने भी और नए जो आपके पास आए 10 किलोमीटर से, उन दोनों का नैन टेस्ट दीजिए मुझे। और दोनों में ईएमएमसी किस कंपनी की लगी हुई है, सैमसंग है या हाइनेक्स है? एक में तो हाइनेक्स होगा, मैं श्योर हूँ, दूसरा में पता नहीं। दोनों में? जी जी। ये सर RBM नॉट क्लीन बता रहा है, इसका कोई इश्यू तो नहीं है ना? ओके, आरपीएम भी नोट क्लीन बता रहा है तो वो रहने ही दीजिए, क्योंकि ओप्पो की फोन में आरपीएम भी को अगर आप क्लियर कर देंगे तो फोन वाइब्रेट पे चला जाएगा, क्योंकि उसमें आरपीएमपी का रिक्वायरमेंट हो जाता है कभी कभी बहुत। हाँ, तो इसलिए उसका आरपीएमबी को क्लीन मत कीजिए। आरपीएमबी हम क्यों क्लीन करेंगे, हमें बैड हेल्थ ही हटाने हैं ना। आरपीएमबी को हम लोग क्लीन करते हैं ईएमएमसी को दूसरे फोन में शिफ्ट करने के लिए। अगर किसी भाई के पास डंप रीडेड पड़ा हुआ है अगर तो मुझे अगर ग्रुप अगर से दे दें। देखिए, आप एक काम उसमें ये भी कीजिएगा, हो सके तो आरपीएमबी पार्टीशन का बैकअप लेके रख लीजिएगा। अगर उसके बाद आप उसकी एमएमसी के आरपीएमबी क्लीन करेंगे, लेकिन हाइनेक्स से आरपीएमबी तो क्लीन होगा ही नहीं उसका, ठीक है? नहीं होगा, ट्राई किया था, नहीं हो रहा था। होगा ही नहीं, हाइनेक्स का भी नहीं हो रहा है, सिर्फ सैमसंग हो रहा है। और लेटेस्ट में आ रहा है कि आने वाले कुछ ही दिन में फिर आप सैंडिस्क और किंगस्टन का भी कर सकते हैं, कुछ समय बाद, अभी दिया नहीं है लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो जैसे आप सैमसंग का करते थे आरपीएमबी क्लीन, तो कुछ वक्त बाद आप सैमसंग का भी कर पाएंगे इसी बॉक्स से यूएफआई जीजेटेक से, और किंगस्टन का भी कर पाएंगे। अभी इसका कोई सॉल्यूशन? अभी उसका सॉल्यूशन यही है कि आपके पास अगर टेस्टेड डंप मिल जाता है किसी फोन से रेड किया हुआ, तो आप उसमें टेस्टेड डंप पहले मार दीजिए, डंप मारने के बाद सिक्योरिटी मार दीजिए, और सिक्योरिटी डालने के बाद फ्लैश फाइल डाल दीजिए, और उसके बाद उसको ऑन कीजिए। रीडेड मैंने फाइल ली हुई है और वो हो रहा था बंदा कि रीडेड है, ये बिल्कुल फोन चलता है, ठीक है। आज एक और फोन आया था दूसरे मार्केट से, पूरे मार्केट में घूम के आया था, वीवो। तो वीवो वो मैंने हैंग ऑन लागो था उसको, जो है ना फ्लैश फाइल मारा तो ओके हो गया, वो उसका काम ओके हो गया। अभी जो ये ओप्पो F7 है, रीडेड मैंने फाइल ली हुई है, फिर भी जो है ना वाइब्रेट कर रहा है एक मर्तबा। अगर रीडेड फाइल है तो पूरा रीडेड फाइल नहीं डालना है, क्योंकि पूरा रीडेड फाइल अगर आप डालेंगे फुल फाइल, तो उसमें दूसरे फोन की सिक्योरिटी एंड एरिया होते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करने देगा। उस रीड फाइल का मात्र आप 512 या 1 GB हिस्सा ही उसमें डालिएगा डंप के थ्रू। नहीं सर, यूएफआई बॉक्स से तो EasyJetX से तो फ्लैश नहीं कर रहा मैं उसको, जो है ना डंप लगा के उसके बाद में CM2 से फ्लैश कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो एक बार आप कोशिश कीजिए कि यूएफआई या EasyJetX का रीड किया हुआ डंप अगर आपको मिल जाता है, मैं भी देखता हूँ हमारे पास है या नहीं, मैं कल चेक करूंगा ऑफिस वाले पीसी पे, देखता हूँ अगर रीडेड फाइल मिल जाए तो उससे आपके काम बन सकते हैं। आपको पर्सनल मैसेज किया हुआ है सर, अगर मिल जाए तो फिर दे देना रीडेड डंप। एक बार आप F7 है ना? F7 1819 CPH है मेरे पास। हेलो सर, विजय सर। लिंक दे दें सर ग्रुप में। अगर है किन्हीं के पास तो अच्छी बात है, आप उनसे ग्रुप में लिंक डाल दो, ग्रुप में सेंड करते ना उन्हें, तो ले लेंगे। जी ग्रुप में सेंड कर दो, मैं डाउनलोड कर लूंगा। दुकान पे शायद मेरे पास है नहीं, दुकान पे है, कल जाके दूंगा। तो सर मैसेज वहां पे कर दें तो पर्सनली मैसेज कर दूंगा मैं आपको। अरे क्या मतलब नासिर सर, इनको ना वो सपोर्ट क्लास में डाल दीजिएगा। सर सपोर्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था, अभी जो है ना ये जो होली का त्योहार चल रहा था तो उस वजह से जो है ना ये सपोर्ट क्लास भी ऑफ हो गई थी। नहीं, आज सपोर्ट क्लास चला था, आप सपोर्ट क्लास में मतलब थोड़ा बात कीजिएगा तो उस टाइम मिल जाएगा, सारा रहते हैं, हम मिल जाएगा। जी मैं सर सपोर्ट क्लास अटेंड करता हूँ सर। संतोष सर है क्या? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक है। देखिए तो एक नोटिस आप लोग के लिए है, एक इंफॉर्मेशन भी है, नोटिस भी कहेंगे, वार्निंग भी कहेंगे। सहजा सर आप म्यूट हैं और
थोड़ी देर पहले आपको कोई अनाउंसमेंट करना था सर, क्योंकि उस समय सभी थे, क्योंकि अभी 33 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, वो लोग अभी नहीं है, निकल चुके हैं सभी। ठीक है, हेलो फिर भी मैं संतोष आज सर। कह देता हूँ, कल भी कह दूंगा इन लोगों को सर। ओके, देखिए कहना ये आप लोगों से है कि लिंक जो होता है वो आपकी जो बैच है व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिए है। अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं या इधर शेयर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आज मुझे ये पता चला, अच्छा नहीं लगा ये जानकर हमें, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम से किसी को भी, ये फर्स्ट एंड लास्ट है सभी के लिए, मैं कल से वापस कहूंगा ताकि जो हमारे और भी स्टूडेंट है वो सुन ले, तो डायरेक्टली वो क्या होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, तो अपना जो स्टडी वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर बाद में ये ना कहेंगे